आज मैं अपने पतिदेव के साथ पार्क में बैठी थी। थोड़ी दूर पर एक आइसक्रीम वाला भी खड़ा था। एक बुजुर्ग जोड़ा आपस में हंसते हुए बतियाते हुए आइसक्रीम खरीद रहा था। उन दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने पतिदेव की तरफ देखा तो वो भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, बुलबुल, आइसक्रीम खाओगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो मेरे लिए आइसक्रीम लेने चले गए। मैं उनको जाते हुए देख रही थी तो अनायास ही मेरे मन अपने अतीत में खो गया। मुझे याद आया कि एक दिन जब मेरे बच्चे अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका जा रहे थे, हम दोनों पति पत्नी को साथ बिठाकर बड़े बेटे ने कहा कि माँ, पापा, आप दोनों शादी के इतने सालों बाद अभी भी लड़ते रहते हैं। हम अपनी नौकरियों और परिवार में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों के बीच सुलह कराना हमारे बस की बात नहीं है। हम वहाँ निश्चिंत होकर रहें, ऐसा आप दोनों चाहते हैं तो आप दोनों अच्छे से रहिए, एक दूसरे की बात की कद्र कीजिए। मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रही थी कि यह मेरे ही बच्चे हैं। बचपन में पिता जब बेवजह मुझे बातें सुनाते थे तो मुझसे कहते थे कि माँ, आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं, इसलिए वे आपको सबके सामने जलील करते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। मैं उनसे कहती थी, तुम्हारे पिता उनकी बात को काटकर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। घर में क्लेश हो यह नहीं चाहती हूँ और यह बात आज तक निभा रही हूँ। आज वही बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आप पिताजी से झगड़ा मत कीजिए, लेकिन मैं कब झगड़ी? मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलती हूँ। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो सास ससुर और ननंदों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब मैंने पति की तरफ देखा तो वे उनसे भी 2 कदम आगे ही थे। बात बात पर चिल्लाना, किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना और भले ही सामने वाला सही भी क्यों ना हो, उसे नीचा दिखाकर उससे यह कहलवाना कि वही गलत था। मुझे कभी कभी लगता था कि इन्हें कितना घमंड है। नौकरी करके पैसे पत्नी को देकर सोचते हैं कि मैंने अपना फर्ज निभा लिया है। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी कि उनके दोस्तों के पापा उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाया करते हैं। हमारे पापा हमें कहीं नहीं ले जाते। यह काम भी मुझे ही करना पड़ता था। पार्क ले जाना या पिक्चर ले जाना यह भी मैं ही करती थी। अपनी गलत आदतों और उम्र की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे अब और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वे पहले भी सास ससुर और नंदों के सामने मुझे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अब तो बाहर वालों के सामने भी मायके वालों का और मेरा अपमान करके खुश होते थे। इन सब बातों पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे निकल गए थे। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसने कहा कि वह एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। पति ने तो सीधे मना कर दिया था कि नहीं जाएगा, यानी नहीं जाएगा। मेरी तरफ से कोई और बात नहीं थी। मैं बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इनके साथ लड़ झगड़ कर उसे अपने गहने दिए और थोड़ा सा बैंक लोन लेकर उसे अमेरिका भेजा। उसने 2 साल में मेरे गहने छुड़वा दिए थे। अब लोन भी पूरा कर रहा है। इस बीच छोटे की भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और वह भी अमेरिका पहुंच गया था। मेरे पति को मुझसे अब भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरी तो सुबह बच्चों से शुरू होती थी और रात बच्चों से पूरी होती थी। एकदम उनमें ही डूबती तैरती थी। जब दोनों ही नौकरी करने लगे थे तो उनके लिए रिश्ते आने लगे। मैंने सोचा पहले बड़े बेटे की शादी करके फिर छोटे की करेंगे। इस बीच बड़े बेटे ने कहा कि वह उसकी क्लासमेट के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वह दूसरे जाति की है। मेरे पति ने आसमान सर पर उठा लिया था और मुझ पर चिल्लाने लगे थे कि ये क्या अनर्थ कर दिया है तुमने। अपने बेटे को दूसरी जाति की लड़की से शादी के लिए इजाजत दे दी। मैंने कहा कि मैंने इजाजत नहीं दी है, आपसे पूछ रही हूँ। उसकी जिद है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना शादी नहीं करेगा। मुझे मालूम है तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है, इसलिए वह दूसरी जाति की लड़की से शादी करने की सोच रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। यह शादी कभी नहीं होगी। बेटे ने कहा कि करूंगा तो उसी लड़की से, अन्यथा शादी ही नहीं करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ कि इसमें अनर्थ क्या हो गया है।
दूसरी जाति की लड़की से ही तो शादी कर रहा हूँ। वैसे भी आजकल तो यह कॉमन है। वैसे भी हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमें देखने की इच्छा हो तो आप ही आ जाना। आप लोग मेरे ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। मैं दोनों के बीच पिस रही थी। बेटे को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की थी पर वह नहीं माना। आखिर में मैंने पति को ही पकड़ा, उनके ही सामने रो धोकर किसी तरह उन्हें इस शादी के लिए राजी कर लिया था। बड़ा बेटा खुश हो गया और इंडिया आकर यहीं पर शादी करके चला गया। छोटे बेटे के लिए पति ने अपने ही रिश्तेदारी में एक अपनी पसंद की लड़की को चुना। उन्होंने मुझसे यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे रिश्ते नहीं लाना चाहता हूँ। और हाँ, तुम इस शादी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे पति ने अमेरिका का वास्ता देकर उन लोगों से बहुत सारे दहेज की मांग की थी। उन्होंने भी सोचा कि बिटिया यहाँ नहीं रहेगी, अमेरिका में राज करेगी। इसलिए पति की हर मांग को उन्होंने पूरा किया था। मेरे दोनों बेटे इंडिया आए और छोटे की शादी में पति ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसी समय पंडित ने मुझसे कुछ सामान की मांग की। मैं लेने जा रही थी कि सबके सामने उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते मुझसे कहा कि जल्दी पैर नहीं उठते हैं क्या? तुम्हारी जैसी बेवकूफ और निकम्मी से शादी करके अब तक पछता रहा हूँ। दहेज तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतने सालों से फोकट में बिठाकर तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मेरी आंखें भर आई थी। मुझे बुरा भी बहुत लगा। इतने लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती। ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं पर इन्हें छोड़कर चली जाओ, लेकिन इस उम्र में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचना था। मुझे दुख इस बात का हुआ था कि बेटों ने थे भी उनसे नहीं कहा कि सबके सामने माँ को क्यों डांट रहे हैं। वे तो अपने अपने ससुराल वालों की खुशामदी में डूबे हुए थे। खैर, नई नई शादी हुई है तो नए रिश्तों को निभाना था। उनकी अपनी अलग दुनिया बन गई है। आज वही बच्चे मुझे नसीहत दे रहे हैं कि पिताजी के साथ लड़ाई मत किया करो। मैं क्या करूं? इसलिए बच्चों की बातों को सुनकर वहां से अंदर चली गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी, परंतु मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं बहा। मैं थक गई इन सब की बातों को सुनकर। मेरा दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी से कहकर जी हल्का कर लूं, पर किससे कहूं? दिल ने कहा कोरे कागज पर लिखकर दिल हल्का कर लो। यह बात मुझे अच्छी लगी। मैंने लिखना शुरू किया और लिखती गई। पन्नों को भर रही थी, दिल हल्का हो रहा था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। आंखें बंद हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। अचानक नींद में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। कौन है और पता नहीं क्यों रो रहा है। बहुत ही मुश्किल से मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरे पैरों के पास पतिदेव बैठे हुए थे और रो रहे थे। नर्स ने कहा कि पेशेंट ने आंखें खोली हैं, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वे भी उठकर खड़े हो गए और मुझे देखकर कहा, तुमने 15 दिनों के बाद आज आंखें खोली है। तुम्हें इस हालत में देख मैं तो डर गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब घर आई तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई बातों से तुम्हारे दिल के दर्द को पढ़ा है। उसे पढ़ने पर मुझे लग रहा था कि मैं कितना बुरा था। फिर अचानक उनकी आवाज से मेरी चेतना लौटी तो देखा कि वो मेरी फेवरेट चॉकलेट वाली आइसक्रीम लिए सामने खड़े हैं। इन्होंने एक आइसक्रीम मुझे दी और फिर हम दोनों प्रकृति का आनंद लेते हुए आइसक्रीम खाने लगे।